हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेके आए हैं वो टॉप 20 का पार्ट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हम जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं वहाँ पर आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। गुड क्वालिटी का जो स्टोन होता है जिसको हम यूज करते हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, तो उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी होती है। यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो किस मशीन के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और किस आईएस कोड में आता है। और जब आप क्रशिंग टेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो कितने केजी का आप जो है वेट लगाते हैं, भार लगाते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं आपको सारे कुछ बता देता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है उसको आप फाइंड आउट करते हैं जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन जो होती है उसके द्वारा आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है वो हमारे आईएस कोड में आती है 1121 1974, 11-21-1974 ये आईएस कोड में आती है। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन जो होती है इसके थ्रू आप क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को करते हैं। तो इसमें जो वेट होता है वो 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से आप क्रशिंग स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए भार लगाते हैं। अब यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो 100 एमपीए से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐसा बताऊंगा, हो सकता है कि आप में से किसी को वो पॉइंट ना पता हो। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो क्वेश्चन जो एज होती है टिम्बर की उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो एनुअल रिंग्स होती है। ये जो रिंग्स होती है हर साल आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसको एनुअल रिंग्स हम बोलते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई हमारे पास जो ट्री होता है, टिम्बर होता है, उसका सबसे जो स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है। सबसे स्ट्रोंगेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है टिम्बर में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो पिथ होती है, ये सेंटर में होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारे पास पिथ होगा टिम्बर का। ऑप्शन उस केस में सी आंसर होगा, लेकिन एनुअल रिंग्स के लिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चेटलियर डिवाइस। ली चेटलियर डिवाइस जो होता है उसकी हेल्प से आप किसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्रेशन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, साउंडनेस या फिर स्ट्रेंथ, किसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ली चेटली से आप साउंडनेस जो होती है उसका पता कर सकते हैं। तो इसमें जो एक्सपेंशन होती है 10 होना चाहिए ओपीसी सीमेंट के लिए। एक्सपेंशन से जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओपीसी के लिए 10 होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज रिटार्डर इन सीमेंट। सीमेंट में रिटार्डर जो होता है वो कौन सा यूज किया जाता है कॉमनली। अब देखिए, ये तो सभी को पता है कि रिटार्डर की तरह हम जिप्सम यूज करते हैं ताकि जो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, वैसे मेनली जो होती है इनिशियल सेटिंग टाइम होती है उसको कंट्रोल करना होता है, उसको बढ़ाना होता है। तो आप इसलिए जिप्सम उसमें ऐड करते हैं। तो इसका परसेंटेज जो होता है वो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ईजी लेवल का क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जिप्सम का परसेंटेज कितना होता है सीमेंट में। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, इसी क्वेश्चन से रिलेट करता है सीमेंट से ही। अगर आप सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है कितना परसेंट डालेंगे, 2% आप कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे सीमेंट में, तो क्या होगा।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैल्शियम क्लोराइड 2% सीमेंट में डालेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सीमेंट होता है वो बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाता है, बहुत ही जल्दी, शीघ्र, रैपिड हार्डनिंग आप लोगों को देखने को मिलती है कैल्शियम क्लोराइड 2% तक आप डालते हैं तो। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी तो कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट इज, वाटर कितना चाहिए ताकि कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन हो जाए, कितना परसेंट चाहिए? तो कंप्लीट की जब भी बात आएगी तो 38% जो होता है वो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए होता है। वाटर जो होता है 38% कंप्लीट के लिए होता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। 35 से 45 बीच में होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कई बार आपको 23 भी देखने को मिला है, वैसे अप्रोक्सीमेट 25 से 30% ही होता है। तो ये वैसे कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 23 तक भी होता है। लेकिन क्या होता है कि आपको पता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है थोड़ा बहुत वेस्टेज हो जाती है, तो उस वजह से 38% जो होता है वो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए होता है। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्लम्प इज प्रेफर टू चेक द, स्लम्प इज प्रेफर सॉरी परफॉर्म टू चेक द। स्लम्प टेस्ट जो होता है सभी को पता है कि भाई बर्कबिलिटी को फाइंड आउट करता है। अब ये बर्कबिलिटी जो होती है कौन से आईएस कोड में होती है, तो कौन से आईएस कोड में आती है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आईएस कोड भी आपको पता होना चाहिए कि जो स्लम्प टेस्ट होता है वो भाई कौन से आईएस कोड में किया जाता है। तो ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 1199 में आईएस कोड में स्लम्प टेस्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए स्लम्प कौन होता है वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो स्लम्प कोन होता है वो उसका डायमीटर क्या होता है, टॉप डायमीटर क्या होता है, बॉटम डायमीटर क्या होता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसको आप याद रखिए। ये जो होता है इसका डायमीटर 20 होता है, ये जो होता है इसका 10 सेंटीमीटर होता है। अब इसकी हाइट की बात करें तो 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। तो ये इसकी डिमेंशन होती है स्लम्प कोन जो होता है। तो इसको आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ बॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन। डिडक्शन जो होती है वो कितनी आप करते हैं तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, हाफ थिकनेस ऑफ हाफ, जो दीवार होती है उसकी आधी हम डिडक्शन करेंगे टी जंक्शन के लिए। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि था फॉर एस्टिमेट ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कॉर्गेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया अबव द प्लेन एरिया, कितने परसेंट ऑफ एरिया जो होता है वो इंक्रीज करते हैं? तो वो होती है 10% इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में बी, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप याद कर लीजिए। स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो 10% होती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिल्डिंग। तो ये जो होती है नेगेटिव होती है, क्योंकि आप किसी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं तो उसका जो स्क्रैप होता है, कूड़ा करकट जो होता है, वो हो सकता है कि वो 10% से कम ही जाए, तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू में जाएगा। अगला देखिए, कोर्निस जो होता है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को पता है कि रनिंग मीटर जो होता है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोर्निस के लिए रनिंग मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है नेक्स्ट। इफ ए सिस्टम हैज मोर इक्वेशन, सिस्टम है उसके पास मोर इक्वेशन है ऑफ इक्विलिब्रियम की, देन नंबर ऑफ फोर्सेस देन द सिस्टम इज, क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई थिंक आपको नहीं पता लगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ ए सिस्टम, कोई एक सिस्टम है
हैज़ मोर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन, किससे, नंबर ऑफ फोर्सेस जो है उससे ज़्यादा है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की सिस्टम के पास, देन जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर डी आंसर हो जाएगा। उस सिस्टम को हम क्या, कौन सा सिस्टम बोलते हैं, डेफिशिएंट सिस्टम हम बोलते हैं, डेफिशिएंट सिस्टम हम उसको बोलते हैं। अगर किसी सिस्टम के पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, किससे, नंबर ऑफ फोर्सेस जो है उससे नंबर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, तो उस सिस्टम को हम डेफिशिएंट सिस्टम बोलते हैं। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज इन मेकिंग ट्रसेस। इन चारों में से किसको हम यूज नहीं करते हैं ट्रसेस बनाने के लिए। तो ट्रसेस जो होती है उसको बनाने के लिए आपको पता है कि लकड़ी आप यूज करते हैं, मेटल जो होती है उसको भी यूज करेंगे, चैनल वगैरह भी यूज करेंगे, कंक्रीट हम यूज नहीं करते हैं, ये रिजिड के लिए होती है, इसमें ट्रसेस हम इससे नहीं बना सकते हैं। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रस्ट इट इज एज्यूम दैट द मेंबर आर जॉइंड बाय। ट्रस्ट में क्या हो रहा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो मेंबर होते हैं वो आर जॉइंड बाय, किसके द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं। तो देखिए जो हमारे पास ट्रस्ट्स होती है उसमें जो मेंबर होते हैं, आप सभी को पता है कि वो जो होते हैं हम जो रिवेट जॉइंट होते हैं उससे जोड़े जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो स्मूथ पिन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि परमानेंट डिमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म एज। अब देखिए कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या करेंगे कि स्ट्रेन पर करेक्ट आंसर कर देंगे, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। बोल रहा है कि परमानेंट डिमेंशन चेंज ड्यू टू, वैसे इसकी भी डिमेंशन कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन परमानेंट डिमेंशन चेंजेस हो रही है ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट की बात हो रही है यहाँ पे। मान के चलो कि आपने कोई स्लैब डाला हुआ है, उसमें आपने बहुत दिनों या फिर सालों तक बाहर लगा के रखा हुआ है, तो वो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा झुक जाएगा। तो जब हम उस जो लोड होता है, वेट होता है, उसको हटा लेते हैं, तो वो क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो उस उसी अवस्था में रहता है। जैसे कि वो मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर जो है नीचे झुक गया था, तो वो 10 सेंटीमीटर नीचे झुका ही रहेगा, अपनी वापस उसी जो इनिशियली प्री स्टेज थी वहाँ पर नहीं आएगा, पुरानी अवस्था में नहीं आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, क्रीप। ऑप्शन बी हमारा आंसर, सॉरी सी आंसर हो जाएगा। तो इसका आप खास ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी का स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप डिजाइन करते हैं, तो उसमें जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की इज टेकन एज, कितनी आप टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की लेते हैं। हमारे पास कंक्रीट है, तो बोल रहा है कि भाई उसमें जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है वो आप कितनी लेते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, हमें आंसर बताना है। तो जब भी आपने कंक्रीट के बारे में पढ़ा होगा कि भाई हमारा जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन टेंशन जोन में क्या होता है, वीक होता है। अगर हम कंप्रेशन एंड टेंशन का कंपैरिजन करें कंक्रीट के लिए, सिंपल कंक्रीट के लिए, आरसीसी के लिए नहीं, सिंपल जो पीसीसी होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है, उसके कंक्रीट का कंपैरिजन करें टेंजाइल स्ट्रेंथ से, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। तो हमारा आईएस कोड कहता है कि अ, हम जब भी इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है, तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 0 न्यूटन पर एमएम, ये मैंने अपने आप से लिखा, यहाँ पे नन ऑफ द अबव लिखा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने 0 कर दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ना के बराबर होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं।
तो ये अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार, वीडियो को शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर दिए वीडियो को, कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी, हमारी ये सीरीज जो है वो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट कैन प्रोडली डिवाइडेड इनटू। प्रॉपर्टी जो होती है कंक्रीट की, उसको आपको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो प्रॉपर्टी या फिर स्टेज भी आप बोल सकते हैं, जो स्टेजेस होती है कंक्रीट की, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको पता है कि हमारा जो कंक्रीट होता है एक फ्रेश स्टेट में होता है। फ्रेश स्टेट में जब आप पानी डालते हैं तो फ्रेश स्टेट होती है, तो उसके बाद एक हार्ड एंड स्टेट होती है। तो ये 2 स्टेटेड होती है कंक्रीट के, तो इसको दोनों पार्ट में ही हमने डिवाइड किया हुआ है। तो एक या पे अगर आप एक किस भाषा में बोले कि आसान भाषा में बोले तो एक पानी मिलाया हुआ, एक पानी सूखने के बाद, तो 2 स्टेट हो गई कंक्रीट की। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच आईज कोड गिव स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर से देखिए एग्जाम में आपको जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, और यहाँ पे डिडक्शन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। और जो है कि भाई हमारे पास इतनी लंबी दीवार है तो इसमें कितना सीमेंट लगेगा गया, या फिर जो है सीमेंट की जो प्लास्टर होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आपसे पूछे गए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे पूछा गया है भाई जो सीमेंट प्लास्टर होता है वो कौन से आईएस कोड में आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आईएस कोड सीमेंट प्लास्टर से रिलेट करता है वो हमारा डी ऑप्शन करेगा। 1661 जो होता है ये वाला आईएस कोड सीमेंट प्लास्टर से रिलेट करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो जनरली थिकनेस होती है सीमेंट मोटार की वो 12 mm होती है, 12 mm होती है, लेकिन 20 mm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए अदर केसेस के लिए। अगर हम जो रूफ होती है उसकी बात करें, रूफ के लिए तो उसके लिए 6 mm होनी चाहिए जो थिकनेस होती है प्लास्टर की। रूफ के लिए 6 mm, 12 mm जनरली आप लेते हैं एक्सटर्नल वगैरह के लिए। तो ये चीज़ जो दीवार होती है 12 mm उसके लिए लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि छत के लिए कितना रेशो रहेगा, और जो जनरल जो होता है उसके लिए कौन सा रेशो रहता है। अगर रूफ की अगर हम बात करें तो रूफ के लिए जो रेशो रहता है 1:3 रहता है रूफ के लिए। अगर जनरल की बात करें तो उस केस में 1:6 जो होता है वो रेशो रहता है। तो ये चीज़ आप दोनों आप याद रखिए, हो सकता है कि यहाँ से रेशो से भी एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इन लाइम सीमेंट प्लास्टर, लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशो 1:6 कॉरेस्पॉन्डिंग टू। बोल रहा है कि भाई लाइम है, सीमेंट है, प्लास्टर करना है हमें, तो ये रेशो जो होता है ये कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि एक क्या है भाई लाइम है कि सीमेंट है, एक क्या लाइम है सीमेंट है, और 6 क्या है सैंड है कि ग्रेवल है कि क्या है भाई। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर हमारे पास दोनों ही बाइंडिंग मटेरियल हो, तो उसको हम गेज मोटार बोलते हैं। गेज मोटार हम उसको बोलते हैं जहां पर लाइम और सीमेंट दोनों ही क्या हो, बाइंडिंग मटेरियल हो। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो सीमेंट ही आता है, ये वाला। दूसरा जो होता है वो लाइम आता है, और तीसरा जो आता है वो सैंड आता है। तो सीमेंट, लाइम एंड सैंड, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। कौन सा करेक्ट प्रोपोर्शन है जिस पर इंग्रेडिएंट जो होते हैं कंक्रीट के वो डिपेंड करते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड, वाटर कंटेंट, एब्जॉर्प्शन एंड वर्केबिलिटी, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जो कंक्रीट के इनग्रेडिएंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं बल्किंग ऑफ सैंड, क्योंकि बल्किंग ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, पानी कम डालना पड़ेगा। वाटर कंटेंट पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन एंड वर्केबिलिटी जो है उन सभी पर डिपेंड करता है जो इनग्रेडिएंट होते हैं कंक्रीट के। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर
हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और होमवर्क के लिए जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो सिंपल ईजी लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी कमेंट मैं ईजी लेवल के क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक दो स्टूडेंट है जो कि कमेंट करते हैं कि सर हाँ आपने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था तो हमने ये सॉल्व कर दिया, हमें पता है इसलिए हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं कि भाई उनको ना पता हो तो वो क्वेश्चन को देखकर उनको पता लग जाए। तो अच्छी बात है दूसरों की हेल्प करना। मैं इसलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ कि अगर भाई आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है कि उस चीज़ का पता लग जाए। तो इसलिए होमवर्क देना भी ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।